चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 7। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम जो लेक्चर नंबर 6 में जो आपको असाइनमेंट हमने दिया था सबसे पहले वो हम कवर करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट्स, 3 इवेंट जब भी किसी क्वेश्चन में आए तो उसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना कैसे, हम उसकी बातें करेंगे। फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स पे किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और उसे सॉल्व कैसे करना है वो हम देखेंगे। उसके बाद बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये कोई नया टॉपिक नहीं होगा, बस एक खास तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल के यूज से हम उस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी नया चीज़ नहीं है। तो एक बस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट्स जो है वही आज के लेक्चर में नया होगा। बाकी ये जो एक दूसरा टॉपिक होगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये खास नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा। सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम के कुछ फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड हम आपको कराएंगे। और लास्ट में आज प्रोबेबिलिटी का हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे। वो हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो आपके कोचिंग का व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पर हम आपको डाल देंगे। वहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बनाने हैं। आप चाहे तो एनसीईआरटी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का लगभग 90% सिलेबस हमने ख़त्म कर दिया है। ये लेक्चर 7 तक में हो जाएगा। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए। कोई भी दिक्कत हो तो जो भी फ़ोन नंबर जो मैंने आपको दे रखा है उस पर कॉल कर आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा क्वेश्चन था डू योरसेल्फ 6 है, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक कह रहा है कि एक बैग है, ये बैग ऑन को इस तरह बैग मान सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये एक बैग है जिसमें 6 वाइट 4 ब्लैक बॉल है। अ डाई इज रोल्ड, अच्छा अ डाई इज रोल्ड, मैंने 2 डाइस पर बना दिया है। ठीक है, मैंने 2 डाइस को यूज़ करके मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया है, जबकि कह रहा है कि एक ही डाइस को रोल किया गया है। कोई बात नहीं है, मैं 2 डाइस पर इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप 1 डाइस पर बना लीजिएगा। तो कहा है अ डाइस नहीं, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दे रहा हूँ, 2 डाइस इज रोल्ड। अच्छा ये मिट नहीं रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 डाइस is rolled. The number of balls equal to number obtained on dice are drawn from the urn. ठीक है, find the probability that balls drawn are all black. कहे कि 2 डाइस को आपने रोल किया और दोनों डाइस पर जो नंबर आए उस दोनों नंबर को हमने जोड़ा, और जो जोड़ कर नंबर आया, जितना नंबर आया, जैसे 5 आया 6 आया, तो हमने इसमें से 5 बॉल या फिर 6 बॉल निकाले। 5 अगर सब जोड़ कर आया तो 5 बॉल निकाला, 6 जोड़ कर आया तो 6 बॉल निकाला, 3 जोड़ कर आया तो 3 बॉल निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स ड्रॉन आर ऑल ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जितना बॉल आपने इसमें से निकाला वो सभी के सभी ब्लैक हो। तो सबसे पहले इस बैग में से हमें कितने बॉल निकालने हैं वो हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें पता नहीं है, समझे। अब सारे बॉल जो निकलने चाहिए वो चारों के चारों, सारे बॉल जो भी निकलने चाहिए, 4 नहीं, जितने भी बॉल हम निकाले इसमें से वो ब्लैक निकलना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, हम 1 बॉल निकाले तो ब्लैक निकल सकता है, 2 बॉल निकाले तो दोनों बॉल ब्लैक निकल सकता है, 3 बॉल निकाले तो तीनों बॉल ब्लैक निकल सकता है, 4 बॉल निकाले तो हो सकता है चारों बॉल ब्लैक निकले। लेकिन जैसे हम इसमें से 5 बॉल निकालेंगे तो पांचों ब्लैक कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही ब्लैक है। तो कह रहा है कि इस दोनों पर जो भी नंबर था, जो भी जोड़ आया, ठीक है ना, उस दोनों को जोड़ा और जितना वो जोड़ आया उतना बॉल हम इसमें से निकाले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सभी के सभी बॉल ब्लैक हो। तो देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉल है, तो दोनों को जोड़ने पर
या तो 1 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, तभी हम इसमें से पूरा का पूरा ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं। और वैसे दो डाइस के नंबर को जब हम दो डाइस को जब हम रोल करेंगे तो उस पर दोनों डाइस पर जो भी नंबर शो होगा वो जो नंबर ऐड करेंगे तो वो नंबर जो होगा वो 2 से लेकर 12 के बीच में होगा। अब 4 से कम चाहिए तो क्या क्या हो सकता था, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। अगर ये दोनों पर एक एक आ जाए तो 2 बॉल, तो इसमें से 2 ब्लैक बॉल निकाला जा सकता था। या फिर किसी एक पर 1 आ जाए, किसी पर 2 आ जाए तो 3, तो 3 ब्लैक बॉल भी इसमें से निकाला जा सकता है। साथ में किसी दोनों पर 2-2 आ जाए तो 4 आएगा तो 4 ब्लैक बॉल भी निकाला जा सकता है। तो हमने तीनों सिचुएशन को हमने इवेंट मान लिया है, ABC, डाइस सम्स 2, डाइस सम्स 3, डाइस सम 4। तो ए इवेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया मेरा, तो ए इवेंट सम 2 दिखाए तो 2 कब दिखा सकता है, जब दोनों डाइस पर 1 और 1 आए, ठीक है। तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/36, क्योंकि 2 डाइस को फेंक रहे हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं इसके, 36 हो सकते हैं टोटल सैंपल स्पेस। अब सम, ये दोनों डाइस का सम मिलकर 3 हो तो ये क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, 1-2-1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, 2/36 बराबर 1/18। अब सी, सम 4 हो तो 4 कब का बन सकता है, 1-3-2-2-3-1, इसका हो गया 3/36 और हो गया 1/12, ठीक है। तो डाइस को हमने फेंक दिया। अब डाइस पर जब 2, 3, 4 आता तभी तो हम यहां से हम बॉल निकालते ना, तभी तो सभी के सभी बॉल ब्लैक आने के चांसेस थे। तो मैंने यहाँ पर 3 इवेंट माना, इवन, सबसे पहला इवेंट इवन माना कि 2 ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन। जब 2 आया होगा तो 2 बॉल निकालेंगे, तो हो सकता है वो दोनों ब्लैक बॉल हो, तो दोनों बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो टोटल ब्लैक बॉल कितना है, 4, तो 4C2/10C2। तो E2 हमने एक इवेंट माना, जब 3 आया होगा तो 3 बॉल निकालेंगे, तो हो सकता है वो तीनों बॉल क्या हो, ब्लैक हो, तो E2 इवेंट माना और 3 बॉल्स आर ड्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो हो गया 4C3/10C3, ठीक है। अब E3 एक इवेंट माना, जब 4 आया होगा, मान लो दोनों पर जो सम आया होगा वो 4 आया होगा, तो हम 4 बॉल निकालेंगे और 4 बॉल निकालेंगे तो क्या है कि वो चारों का चारों बॉल जो हो ब्लैक हो, तो उसका हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी 4C4/10C4। तो अब आपको क्या चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 2 बॉल 2 आने के पहले तो इस पे सम 2 आएगा और उसके बाद 2 बॉल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/36 इंटू इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। या फिर 3 ब्लैक बॉल निकल सकते थे, तो 3 ब्लैक बॉल कब निकलते, तो सबसे पहले तो इस दोनों का डाइस का जो सम आना चाहिए वो 3 आना चाहिए था, उसके बाद हम लगातार 3 बॉल इसमें से निकालते, लगातार मतलब एंड हम बात करें एंड, तो वहां पर हो सकता था ये दोनों का प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में 4 आता मान लीजिए तो 4 बॉल निकालते हैं, तो ये तो आ गया 4 डाइस पे आने का प्रोबेबिलिटी, और ये आ गया चारों का चारों ब्लैक बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी, और दोनों ही हो इसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह यहां पर ये तो हो गया 3 डाइस पर आने का सम, उसका प्रोबेबिलिटी, और ये हो गया मेरा 3 ब्लैक बॉल इस बैग से निकालने का। अब दोनों ही कार्य हो उसके लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसी तरह ये और तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में था 1 डाइस इज रोल, तो 1 डाइस के लिए क्या कीजिए, 1 लिख दीजिए, और उसमें सम कहाँ से कहाँ हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक, उसमें भी 2 3 1 2 3 4, उसमें 4 केस बनेंगे। तो इसी तरह उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब कहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देयर आर n बैग्स सच दैट ith बैग कंटेन्स I ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स। तो इसका मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन पहले से बना रखा है। कहा है देयर आर n बैग्स, ठीक है। तो ये पहला बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये लास्ट मैंने ले लिया n बैग, ये टोटल n बैग हो गए। और कहा है ith बैग में टोटल I ब्लैक बॉल है, और सभी बैग में 2 वाइट बॉल है ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने सभी बैग में 2 वाइट बॉल 2 वाइट बॉल 2 वाइट बॉल 2 वाइट बॉल लिख रखे हैं। और कहा है ith बॉल में I ब्लैक बॉल है, तो मान लीजिए ये I बराबर 1 है, तो ये फर्स्ट
बैग हो गया। तो फर्स्ट बैग में आई के लिए वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसमें 1 ब्लैक बॉल है। ये सेकेंड बैग है, तो सेकेंड बैग के लिए आई का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसमें 2 ब्लैक बॉल है। इसी तरह इसमें 3 ब्लैक बॉल है, और ये वाला जो वैल्यू है आई बराबर n है, तो इसमें n ब्लैक बॉल है। अब फिर आगे हम पढ़ते हैं क्या कहा है। Two balls are drawn from a random selected bag out of n bags। तो उस n बैग्स में से किसी एक बैग में से रैंडमली किसी एक बैग को निकाला गया और उसमें से 2 बॉल निकाले गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ड्रॉन बॉल्स आर वाइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों, तो देखिए, तो इस इन बैग में से आप किसी भी बैग को सिलेक्ट कर सकते थे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी, थर्ड बैग के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी एंड nth बैग के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी, ये सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और वो होगा कितना, 1/n, क्योंकि एक बैग सिलेक्ट करना है और टोटल बैग कितने हैं, n, तो 1/n। अब एक इवेंट ले लिया, सिलेक्शन ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है, और BI ले लिया, सिलेक्शन ऑफ ith बैग, क्योंकि आप क्या किए हैं, सबसे पहले एक बैग उठाया होगा और उसमें से आपने बॉल निकाले होंगे एक एक करके 2। तो यहां पर देखिए A इंटरसेक्शन B1 कर दिया है, मतलब सिलेक्शन ऑफ 2 व्हाइट बॉल्स करना है, यहां पर 2 व्हाइट बॉल सिलेक्ट करना है फ्रॉम बैग 1। तो आप क्या कर सकते थे, पहले वाला बैग लेकर भी आप 2 बॉल निकाल सकते थे, दूसरे वाले बैग से भी 2 बॉल निकाल सकते थे, तीसरे वाले से भी निकाल सकते थे, चौथे वाले से भी निकाल सकते थे। उसी तरह ये इन बैग से भी आप 2 बॉल को निकाल सकते थे, बैग कोई भी हो सकता था। तो सभी के टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या कर दिया हूं, सभी का ये टोटल प्रोबेबिलिटी, ये पहले बैग से 2 बॉल व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, ये दूसरे बैग से 2 व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, ये सभी को, और ये जो है nth बैग से 2 व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी को हमने सभी को ऐड कर देना है। अब PA इंटरसेक्शन B1 क्या होता है, PA इंटू PA/B1 एंड सो ऑन। अब ये देखिए PA कितना हो गया, सिलेक्शन ऑफ, ये बैग वाला है, सिलेक्शन ऑफ बैग हो गया, ये पहले बैग को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये होना चाहिए, यहाँ पर B1 होना चाहिए था और ये B1/A होना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसको सही कर लेंगे। ये जो हो जाता B1 और ये हो जाता B1/A। वैसे ये भी हो जाता हमारा B2, होता मेरा B2/A। ये थोड़ा सा यहाँ पर खराब लग रहा है, इसे हटा देता हूँ मैं। B2 और ये हो जाता मेरा B2/A। उसी तरह वो लास्ट वाला जो हो जाता, ये हो जाता मेरा BN और ये हो जाता मेरा BN/A, ठीक है। तो ये हम क्या करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या हो गया मेरा, पहले बैग को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। अब पहले बैग में से, ठीक है, पहले व्हाइट बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी ये है, तो व्हाइट बॉल, एक व्हाइट बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2/3, ठीक है। अब एक व्हाइट बॉल निकल गया तो बच इसमें कितना व्हाइट बॉल गया, एक व्हाइट बॉल बचा, तो अब उस एक व्हाइट बॉल को निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अब ये वाला प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग के लिए है, सेकंड बैग को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/n। अब उसमें से 2 व्हाइट है, 2 ब्लैक बॉल है, तो एक व्हाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/4। अब 2 व्हाइट में से एक व्हाइट बॉल निकल गया तो बच कितना गया, एक व्हाइट और 2 ब्लैक, तो अब उसमें से एक व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 एंड सो ऑन। ये वाला वर्क मैंने पूरा लास्ट तक कर रखा है। जैसे लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला बैग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/n,
और उसमें 2 वाइट बॉल है, तो एक वाइट बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/n+2। अब एक वाइट बॉल निकल गया तो बचा एक वाइट बॉल, तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/n+1। सभी को ऐड कर देना है। अब देखेंगे 2 न्यूमरेटर में सभी के पास है, तो 2 मैंने क्या किया, कॉमन निकाल दिया है सभी से। और n देखेंगे 1/n 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 सभी के पास है, तो 1/n कॉमन निकाल दिया। अब जो अंदर बच गया वो देखिएगा 1/3 1/2। 1/n बाहर है, 2 बाहर है, तो 1/4 1/3। 1/n बाहर है, 2 बाहर है, 1/5 1/4। और इसी तरह 1/n बाहर है, 2 बाहर है, तो 1/n+2 1/n+1। तो बन गया 2/n, और इसको मैंने समेशन फॉर्म में लिख दिया ऐसा। अब ये समेशन का मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज में इस तरह को जोड़ना, इस तरह सीक्वेंस को हमने जोड़ना आपको सिखा रखा है। तो ये मैं आपको यहाँ पर एक बार जोड़कर दिखा देता हूँ। ये तो हो जाएगा मेरा 2/n, और ये हो जाएगा समेशन n बराबर 1 से लेकर n, और यहाँ ऊपर जो 1 है, ऊपर 1 की जगह लिख देंगे n+2 माइनस n+1 अपॉन n+2 इंटू n+1। अब क्या लिख देंगे, इसको 2/n लिख देंगे। समेशन तो रखेंगे ही, अब दोनों को हटा देंगे, दोनों को हटा देंगे, अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे तो बनेगा 1/n+1 माइनस 1/n+2, और ये हो गया मेरा n बराबर 1 से n तक। अब देखिएगा यहां से आपको सब कुछ दिख जाएगा। ये 2/n हो गया, ये n बराबर 1 रखेंगे, इसमें हम n बराबर 1 रखेंगे तो बनेगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस n बराबर 1 रख दिया, और n बराबर 1 के बाद n बराबर 2 रखेंगे तो ये बनेगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस, फिर लास्ट में क्या करेंगे, और क्या होगा हमारा n बराबर, जब हमने 2 रख दिया, n बराबर 3 रखेंगे तो ये बनेगा 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये जो लास्ट वाला आएगा बिल्कुल यही होगा 1/n+1, ये मैं आगे तक लिख दे रहा हूँ, और लास्ट वाला लिख दे रहा हूँ 1/n+1 माइनस 1/n+2। ठीक है, अब कट करना हमें स्टार्ट करेंगे। क्या क्या कट होगा, ये -1/3 प्लस 1/3 कट गया, -1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, ये सभी कट गया। और ये लास्ट में कौन कटेगा, ये कटेगा या ये कटेगा, तो ये पता लगाते थे पहले वाले से। पहले वाले में कौन बचा 1/2, ये दोनों में इससे फर्स्ट मानेंगे, इससे सेकंड मानेंगे, इसका फर्स्ट बचा, तो इससे जब हम देखेंगे तो ये वाला कट जाएगा, इसका सेकंड बचेगा। तो ये टोटल आंसर क्या हो गया, ये तो हो गया 2/n हमारा हुआ ही, ये हो गया 1/2 माइनस 1/n+2। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, ये बन जाएगा 2/n, और नीचे जो आएगा 2 टाइम्स n+2, और ऊपर जो बन जाएगा n+2 माइनस 2, ये 2 इससे कट जाएगा, ये 2 माइनस 2 इससे कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/n बाहर, यहाँ बचेगा n ऊपर अपॉन n+2, ये n और n कट जाएगा, और ये बन जाएगा 1/n+2। यही हो जाएगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक है, एक और असाइनमेंट था, उसको भी मैं लास्ट में डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, देखिए 3 इवेंट है आपके पास, और ये फार्मूला आपको, ये चारों फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चारों फार्मूला आपको याद रखता है तो 3 इवेंट से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। समझे, मैं करके भी दिखाऊंगा आगे कुछ क्वेश्चंस लेकर। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले बोला है
ए और बी और सी, या तो ए हो या तो बी हो या तो सी हो, कोई भी 3 इवेंट है और आपसे पूछ रहा है या तो ए या तो बी या तो सी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए आप ऐसा वेन डायग्राम बना देंगे। ऐसा वेन डायग्राम बनाने के बाद इसमें से पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और लास्ट में पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे, तो या तो ए या तो बी या तो सी के होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। अब आप बोलेंगे कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालें, तो आपको क्या करना है, ये ए जो पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल ए, इसमें टोटल एलिमेंट को काउंट कर लेना है और टोटल काउंट करने के बाद डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस कर देना है। सैंपल स्पेस दिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा ये सारी बातें। अब क्या एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी सी, कम से कम 2 हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी है बी सी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और ये वाला पार्ट, ठीक है, माइनस कर देंगे। अब सर ये 2 बार माइनस क्यों करते हैं, तो देखो ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा इस वाले में भी आ रखा है, इस वाले में भी आ रखा है, इस वाले में भी आ रखा है, 3 बार आ रखा है, तो कहा है कम से कम 2 हो, तो ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते थे। अब 3 हो सकते थे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी होता, तो इससे एक बार न लेना है, जबकि ये वाला इलाका तो 3 बार आ रखा है, ये तीनों को जब हमने जोड़ा तो इसमें ये वाला इलाका 3 बार नहीं जुड़ा है, जबकि ये वाला इलाका तो हमें एक ही बार चाहिए, तो इसमें से 2 बार ये वाले इलाके को घटा दिया है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब एग्जैक्टली 2 होना चाहिए। अब एग्जैक्टली 2 का कौन कौन सा इलाका है, ये वाला 2 का इलाका है एग्जैक्टली 2 का, ठीक है। ये देखो ये वाला ए इलाका है, ये वाला सी का है, ये वाला बी का है, एग्जैक्टली 2 हो, एग्जैक्टली 2 का इलाका ये है, ये वाला देखो इस वाले इलाके पे ए है सी है, ए और सी के अलावा कुछ नहीं है। ये वाला इलाका देखो इसमें ए है बी है, ए और बी के अलावा कुछ नहीं है। ये वाला इलाका देखो इसमें बी है सी के अलावा कुछ नहीं है। तो हम क्या करें, इससे हमें एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो हमें ये चाहिए इलाका, हमें ये चाहिए और ये चाहिए, तीनों का जुड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे जोड़ेंगे और ये इलाका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, तो यहां ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी एग्जैक्टली वाले में बात करें हम लोग, ए इंटरसेक्शन सी। ये वाला इलाका क्या है, ये वाला इलाका ए इंटरसेक्शन बी, यहां ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला इलाका क्या है, ये वाला इलाका बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब जब हम इस तीनों को जोड़े हैं तो ये वाला इलाका 3 बार जुड़ चुका है, एक बार इसके तरफ से जुड़ा है, ये वाला इसके तरफ से जुड़ा है, एक बार इसके तरफ से जुड़ा है, तो इसको हटाना देना है। अब इसको जब हम हटा देंगे तो ये तीनों नहीं मिल जाएगा, और ये इलाका कितनी बार टोटल आ रखा है, 3 बार आ रखा है, तो -3 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं। ऐसे ही आप इसको भी समझ सकते थे, ए हो या तो बी हो या तो सी हो, मतलब ये इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, ये इसके बारे में पूछ रहा है, ये तीनों एरिया, तीनों सर्कल का कंबाइंड एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करिए, सबसे पहले इसे जोड़ा, फिर इसे जोड़ा, फिर इसे जोड़ा, तो ये देखो ये वाला इलाका, ये वाला इलाका इस वाले सर्कल में भी है, इस वाले सर्कल में भी है, ये वाला इलाका इस दोनों सर्कल में है, ये वाला इलाका इस दोनों सर्कल में है। तो 2 बार वो इलाका काउंट हो गया ना, वो इलाका 2 बार आ गया, तो क्या कर दिया गया, एक बार हटा दिया गया है। अब जब आप इससे हटा दिए, इससे हटा दिए, इससे हटा दिए, ठीक है, तो ये 3 बार निकल गया आपसे, तो एक बार इसमें जोड़ देना है। और ये टोटल 3 बार था ना, पिछले वाले एग्जाम्पल में नहीं बताया था, ये टोटल 3 बार होता है, तो 3 बार आपने निकाल दिया, 3 बार निकाल दिया तो ये पूरा ही निकाल दिया ना, कुछ बचा ही नहीं ये इलाका, तो इलाका वापस जोड़ना है, तो ये इलाका वापस जुड़ गया है। अब एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी सी, एक ही हो, या तो ए हो या तो बी हो या तो सी हो, मतलब वो ये इलाका पूछ रहा है, ये वाला इलाका, उस इलाके में सिर्फ ए है, इस वाले इलाके में सिर्फ सी है, और इस वाले इलाके में सिर्फ बी है। तो ये तीनों इलाके के बारे में पूछ रहा है, ये सब इलाके के बारे में वो नहीं पूछ रहा है।
समझे? तो ये कैसे निकालेंगे हम? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, और इसमें से ये वाला जो तीनों इलाका है, इस तीनों इलाके को इसने माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये वाला। अब इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए प्रूफ करने के लिए, तो ये आप ही प्रूफ कीजिएगा। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर समझा देता हूँ। कहा है इन अ क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ विच 45 स्टडी मैथमेटिक्स। तो देखो मैंने 48 फिजिक्स एंड 40 जो है केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो 3 सब्जेक्ट है, तो मैंने 3 सर्कल बना दिया। जिसमें कहा है 45 मैथ्स पढ़ रहा है, मतलब ये जो बैगनी कलर का जो सर्कल है ना, इसमें टोटल 45 लोग होने चाहिए। 48 फिजिक्स पढ़ रहा है, तो ये जो है ना ब्लू कलर के सर्कल में टोटल 48 होने चाहिए। 40 केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो ये रेड वाले सर्कल में टोटल 40 होने चाहिए। अब देखिए, इसमें डिलीट करके मैं सब कुछ आपको सिखाता हूँ, ये सब लिखते कैसे हैं। मैं पहले ही लिख दिया था, ये मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कहा है, आगे कहा है 12 स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 11 स्टडी बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 15 स्टडी बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड 5 स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट। तो यही वो इलाका है जहां पर तीनों सब्जेक्ट है, मतलब यहां पर 5 टोटल बच्चे तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरह का वेन डायग्राम बनाने के लिए ये इस वाले इलाके को सबसे पहले फिल कीजिए, तब आसान हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला जो इलाका है मैथ और फिजिक्स दोनों का है, तो बताइए मैथ और फिजिक्स टोटल कितने पढ़ रहे हैं? 12 पढ़ रहे हैं। तो 12 में 5 तो यहां चले गए, तो यहां कितने चले गए? 7। अब ये वाला इलाका देखिएगा, ये वाला जो इलाका है, इसमें मैथ और केमिस्ट्री का इलाका है। तो मैथ और केमिस्ट्री कितने पढ़ रहे हैं? 15। तो 5 यहां है, तो बच गए 10 यहां। ये वाला इलाका देखिए, ये वाला इलाका फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, फिजिक्स और केमिस्ट्री टोटल 11 है, यहां 5, तो ये कितने बच गए? 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए पूरा मैथ्स कितने कोई पढ़ रहा है? 45 कोई पढ़ रहा है पूरा मैथ्स। तो ये देखिए, ये 10, 5 15, ये 22। तो मैथ में यहां पर 22 बच्चे तो है, तो 23 बच्चे सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं। 23 बच्चे सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहां देखिएगा ब्लू वाले में, ये 6 5 11 7 18, फिजिक्स है 48, 18 यहां है, तो ये हो गया मेरा 30। और यहां देखिएगा 16 5 21, केमिस्ट्री में 21, तो ये बन गया मेरा 19। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बोला एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, कह रहा है ओनली 1 सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट पढ़े, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक ही सब्जेक्ट कितना हो गया? ये 23/100 प्लस 30/100 प्लस 19/100, क्योंकि यही वो 23 बच्चे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, यही वो 30 बच्चे हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और यही वो 19 बच्चे हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो 23/100 प्लस 30/100 प्लस 19/100, तीनों को जोड़ देंगे। अब बोला है नाइदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री, जो ना ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो ना ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब जरा खुद ही सोचिए, जो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ मैथ्स पढ़ने का इलाका कौन सा है? ये वाला इलाका। ये जो 23 बच्चे हैं वो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 23/100। अच्छा, एक और बात, टोटल 100 बच्चे थे ना, तो ये वाला जो इलाका हो गया, ये वाला जो इलाका हो गया, उसमें 0 बच्चे होंगे, क्योंकि इसी को आप काउंट करोगे तो ये टोटल 100 हो जाएंगे। तो ये वाले इलाके में कोई भी बच्चे नहीं है, मतलब 100 बच्चे में से 100 बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए, अगला है हमारा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन है इन इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स, एटलीस्ट 6 हेड्स, एट मोस्ट 6 हेड्स। तो ये 10, एक कॉइन को 10 बार टॉस किया गया है, ध्यान रखिए, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जा रहा है, वहां पर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। एक ही एक्सपेरिमेंट को 10 बार किया जा रहा है, यही क्वेश्चन में खास बात होता है जहां पर हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए, अब एक कॉइन को 10 बार टॉस किया गया, 10 बार लिखने में तो समझ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ,
एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करने जा रहा हूं, बाद में फिर ये बदलाव हटाकर मैं आपको ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। अब एग्जैक्टली गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो 2 हेड मिलने के क्या क्या तरीके हैं? हेड, हेड, टेल। एग्जैक्टली कह रहा है 2 ही होने चाहिए भैया, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, यही 3 तरीका है। अब देखिए, हेड को आने की प्रोबेबिलिटी इसी तीनों में से कोई हो सकता है ना। एग्जैक्टली 2 हेड कैसे मिलेगा? एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया तो 2 हेड कैसे मिलेंगे? तो ऐसे ही हो सकता था, 3 बार जब आपने टॉस किया तो पहला 2 बार हेड मिले, तीसरा बार टेल मिले, या फिर टेल हेड टेल, हेड टेल हेड मिले, या फिर टेल हेड हेड मिले। तो पहला बार हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा बार हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरा बार हेड टेल मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2 का क्यूब, ठीक है। और ये हेड, हेड, टेल आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते थे? तो एक तो हो सकता था हेड, हेड, टेल, और एक हो सकता था हेड, टेल, हेड, एक हो सकता था टेल, हेड, हेड। तो देखिए, हेड, हेड, टेल, 2 हेड की बात किया है तो 2 हेड लिख दिया, 1 टेल लिख दिया। अब यही जब आपस में एक दूसरे से इधर उधर होकर अरेंज हो जाएंगे तो वही बाकी बन जाएगा ना। तो इस तीनों को हम आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल जो होगा वो 3 होगा। मतलब इस तीनों को हम आपस में टोटल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, टोटल 3 तरीका है कि नहीं? 1, 2, 3, ठीक है। अब हेड को मान लो सक्सेस आपने मान लिया, जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है उसे आप सक्सेस मान लो। तो हेड सक्सेस है, तो 2 हेड है तो हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एक टेल चाहिए तो 1/2 का पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसके पहले हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3c2, ये अरेंजमेंट हो जाएगा 3c2। और ये क्या हो जाएगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है p का स्क्वायर, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हो गया p, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस p का पावर 1। तो यहां देखिएगा, एक कॉइन को 10 बार हमने टॉस किया तो 6 हेड आने चाहिए। तो इसमें n कितना हो गया? 10 हो गया। 10 बार हमने टॉस किया है ना, तो लिखेंगे 10 c। कितनी बार है, कितना बार हेड आना चाहिए? 6 बार, 6c, 10c, 6। अब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, तो लिख देंगे 1/2 का पावर 6। तो 6 बार हेड आया, ये वाला था 1/2 का पावर 6। और ये जो है टेल का, तो 6 बार हेड आया तो टेल कितना बार आना चाहिए? 4 बार टेल आना चाहिए। तो 4 बार टेल, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4। तो ये है टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, ये है हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, और ये पूरा एक चांस में, एक चांस में। अब यही आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते थे? तो ये 10c6 है कि नहीं? अब सर ये 10c6 कैसे? तो 6 हेड चाहिए, हेड, 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 4 टेल, 1, 2, 3, 4। तो देख रहे हैं इन सभी को अरेंज होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 रिपीटेड है हेड का, तो 6 फैक्टोरियल, 4 रिपीटेड है टेल का, 4 फैक्टोरियल, और यही 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 4 फैक्टोरियल, इतना हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो ये वाला बन गया। अब ये लिख लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं, थोड़ा सा पीछे करके लिख लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं ताकि हमें और भी यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जो है हमारा क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट 6 हेड मिले, कम से कम 6 हेड मिलना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 7 भी मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 भी मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 9 भी मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 भी मिल सकते हैं। मच्छर बहुत काट रहे हैं।
नहीं, रात को रूम में मच्छर आ जाते हैं इतने सारे, और मम्मी कहती है मच्छरजाली लगा के पढ़ाओ। कैसे चलेगा? नहीं, मच्छरजाली लगाओगे तो नींद आने लगेगा, फिर आप पढ़ाई कैसे करोगे ना? चलो ठीक है। रात को अंधेरा रहता है ना, तो थोड़ा सा फेस अच्छा दिखता है, वो कैमरा जो दिख रहा है ना, थोड़ा फेस अच्छा दिखता है। ठीक है, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड आ जाता है, तो रात में ही हम लोग बनाते हैं बेसिकली। चलिए यहाँ अब कहा है एटलीस्ट 6 हेड, तो कम से कम 6 हेड आए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 10 C6 1/2 का पावर 6 एंड 1 माइनस 1/2 का पावर 4। 7 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 10C7 1/2 का पावर 7, और यहाँ जाएगा 1 माइनस 1/2 का पावर 3। 8 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 10C8 1/2 का पावर 8, और यह 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। 10C9 1/2 का पावर 9 एंड 1 माइनस 1/2 का पावर 1। 10C10 ये हो गया 1/2 का पावर 10, और ये हो गया 1 माइनस 1/2 का पावर 0। 10 में से 10 हेड चाहिए, तो टेल कितने मिलेंगे? 0। और यही सभी को हम ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगा। बोला एटमोस्ट 6 हेड, ज्यादा से ज्यादा 6 हेड मिले, तो कम से कम कितना मिल सकता है? 0 हेड। तो 0 हेड के प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4, 5, 6, और ये सभी को जोड़ दीजिए। 0 हेड मैं निकाल के देता हूं। कितना हेड चाहिए? 0, तो 10 में से 0 चाहिए, तो 1/2 का पावर 0 एंड 1 माइनस 1/2 का पावर 10। उसी तरह 1 हेड चाहिए, 10C1 1/2 का पावर 1, 1 माइनस 1/2 का पावर 9, 10C2 एंड सोन सभी को जोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अब ये कितना आसान टॉपिक है, नहीं यहां देखिएगा। इंडियन पाकिस्तान प्ले 5 टेस्ट मैचेस ऑफ हॉकी, द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विंस एटलीस्ट 3, कम से कम 3 मैच जीते, तो 5 मैच में से 3 मैच जीतना है। इसका मतलब वो 3 भी जीत सकता है, 4 भी जीत सकता है, 5 भी जीत सकता है। तो 3 मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 5C3। अब जीत, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना होगा? तो या तो इंडिया जीत सकता है या तो इंडिया हार सकता है। तो विनिंग का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा और लूज का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो ये वहां हो जाएगा 1/2 का पावर क्यूब इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, और यहां लिख देंगे 2, प्लस 4 मैच भी जीत सकता था, तो 5C4 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2, और 5 में से वो 5 मैच भी जीत सकता था। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस 7 टाइम्स, ईच टाइम अ मैन कॉल हेड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विन द टॉस ऑन मोर देन 3 ओकेजन, 3 ओकेजन से ज्यादा जीते। तो देखिए क्या लिख देना है, P ऐसा लिखना है X मोर देन 3 ओकेजन, 3 बार से ज्यादा जीते, X ग्रेटर देन 3। अब Px ग्रेटर देन 3, तो हम लिख सकते हैं Px बराबर 4 प्लस P। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया होगा जब आप बुक में बनाएंगे। तो Px बराबर 4 कैसे लिखेंगे? टोटल मैच कितना है? 7। टोटल कितना मैच नहीं, टोटल कितना बार टॉस किया गया? 7 बार। और ही विंस जिताना कितना बार है? 4 बार, तो 7C4। और हेड टेल का बात हो रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 का पावर 4, और आ जाएगा 1/2 का पावर क्यूब।
उसी तरह इसका लिख देंगे, उसी तरह इसका लिखेंगे, उसी तरह इसी का लिखेंगे और सभी को जोड़ देंगे। A man takes a step forward with probability 0.4 and backward with probability 0.6. Find the probability that at the end of 11 step he is one step away from starting point. तो मैं इसका फिगर बना देता हूँ, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए एक छोटा सा फिगर, इसी फिगर से आप समझ जाएंगे। कहा है A man takes a step forward with probability 0.4. तो probability of forward जो है वो हो गया मेरा 0.4 एंड बैकवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 0.6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11th स्टेप, इसे 11 स्टेप चलना है। जब वो 11 स्टेप चल जाए, ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो जहां से निकला था वहां से एक स्टेप पीछे हो, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आदमी का। अब इसे 11 चलना है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था 6 स्टेप वो आगे जाए, ये पहला स्टेप आगे गया, दूसरा स्टेप फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, 6 स्टेप आगे गया। अब 5 स्टेप पीछे आ गया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है ना। यहां से 1 स्टेप, फिर यहां से 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और ये 5 स्टेप, ठीक है। और यहां से वो चला गया यहां। तो देखिए यहां से यहां कितनी दूरी है इसकी, 1 यूनिट की दूरी है, ठीक है ना। अब यहां से जस्ट यहां जाएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, तो एक स्टेप की दूरी है कि नहीं दोनों में। या फिर क्या हो सकता था, वही लड़का 5 आगे जाए, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 पीछे आ जाए। देखिएगा 1 2 3 4 5 6। हाँ ये वाला पार्ट भी हमें सोचना था। 6 तो जब यहां आ गया, 5 आके जाके 6 पीछे आया, तो आएगा कहां, यहां। अब इस दोनों के बीच का दूरी कितना है, 1 है। तो दोनों ही सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, तो क्या हो गया, 6 फॉरवर्ड हो गया उसका, एंड 5 कितना हो गया इसका, बैकवर्ड। या फिर ये हो जाएगा 5 फॉरवर्ड एंड 6 बैकवर्ड। अब 6 फॉरवर्ड तो कैसे भी जा सकता था, ध्यान से सुनना। यहां पर हम परम्यूटेशन क्यों लगाएंगे, एक ही तरीका नहीं है इसको करने का। ये तो एक तरीका था, वो पहले 6 आगे बढ़ गया और 5 पीछे आ गया। या फिर वो ऐसा हो सकता था, 1 आगे गया, 2 आगे गया, फिर पीछे आया, तो यहां पर है। तो इस सिचुएशन में 2 फॉरवर्ड 1 बैकवर्ड है, फिर से ये आगे गया तो 3 फॉरवर्ड चला गया, 1 बैकवर्ड, 4 फॉरवर्ड चला गया, है कि नहीं। और फिर से यहां पर 1 पीछे आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 4 फॉरवर्ड 2 बैकवर्ड। अब यहां से फिर से ये आगे चला गया, 5 फॉरवर्ड, फिर ये पीछे आ गया, 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड, फिर ये पीछे आ गया, 5 फॉरवर्ड 4 बैकवर्ड। अब यहां से यहां गया, फिर से ये आगे गया, तो 6 फॉरवर्ड और यहां से 1 पीछे आ गया, तो टोटल 5 बैकवर्ड हो गए। तो सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि वो डायरेक्ट लंबा लंबा ऐसे जाए, वो एक ही पोजीशन पर 3-4 बार आगे पीछे कर सकता है या ना। या फिर देखिए यहां पर थोड़ा सा और मैं क्लियरली आपको ये सब चीज दिखा दे रहा हूं। एक तो आपको ये तरीका दिखा कि डायरेक्ट 6 आगे गया,
और 5 पीछे आ गया, 5 पीछे आया तो यहाँ पर पहुंचा। अब एक ऐसे भी चलता था, मैं फॉरवर्ड काउंट करूंगा और बैकवर्ड काउंट करूंगा और देखूंगा कहाँ पहुंचता है। ये पहले यहाँ गया, 1 फॉरवर्ड हो गया प्लस, फिर यहाँ से यहाँ गया, 1 फॉरवर्ड हो गया प्लस, फिर यहाँ से यहाँ गया, 1 फॉरवर्ड हो गया, 3 फॉरवर्ड। अब मान लो बैकवर्ड चला गया तो एक बैकवर्ड आया, अब यहाँ से वापस बैकवर्ड भेज दो इससे, प्लस एक बैकवर्ड आ गया और वापस इसे फॉरवर्ड भेजो, प्लस 1 फॉरवर्ड आ गया, वापस इसको फॉरवर्ड भेजो, प्लस 1 फॉरवर्ड आ गया, वापस इसको फॉरवर्ड भेजो, तो प्लस 1 फॉरवर्ड आ गया। अब देखो 6 फॉरवर्ड ये चल चुका है, अब ये ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं चल सकता है, अब इसको बैकवर्ड ही चलने पड़ेंगे। तो चलना कितना है, 5 बैकवर्ड चलना है, तो 2 बैकवर्ड तो ये चल चुका है, तो 3 बैकवर्ड और चलना है। तो यहाँ से 3 बैकवर्ड, इस पोजीशन से 3 बैकवर्ड, 1 बैकवर्ड, 2 बैकवर्ड, 3 बैकवर्ड। देखो यहाँ पहुँच गया और इस दोनों के बीच का दूरी कितना है, 1 ही नहीं है, 1 स्टेप का दूरी नहीं है, प्लस 3। ये भी तरीका हो सकता था। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक ही कार्य को करने के। तो हम लिखेंगे 10C6 हम फॉरवर्ड मान रहे हैं, फॉरवर्ड का प्रोबेबिलिटी 0.4 है, सॉरी 0.4 है, तो 0.4 का पावर 6 एंड बैकवर्ड का कितना प्रोबेबिलिटी है 0.6 और इसका पावर हो गया 4। तो ये इसका ये प्रोबेबिलिटी हो गया और इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा 10C5, 5 फॉरवर्ड का, और फॉरवर्ड का प्रोबेबिलिटी 0.4 का पावर 5 इंटू 0.6 का पावर 5, और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस है आपके लिए, कल का असाइनमेंट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर, और ये एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमने आपको उस समय दिया था। ठीक है, देखिएगा। कहा है जो असाइनमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, वो सेकेंड वाला जो असाइनमेंट है उसका है ये। कहा है कि अ पैक ऑफ कार्ड वाज फाउंड टू कंटेन 51 कार्ड। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, ठीक है, टोटल कार्ड होते कितने हैं 52, लेकिन किसी ने देखा तो पता चला कि उसमें टोटल 51 ही कार्ड है, तो एक कार्ड तो मिस कर रहे हैं। फिर कहा है इफ फर्स्ट 30 कार्ड्स विच आर एग्जामिन्ड, पहले 13 कार्ड उसमें से निकाला गया और उसको देखा गया, आर ऑल रेड, तो पता चला कि वो सभी रेड है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मिस करने वाला जो कार्ड है वो क्या है, ब्लैक कार्ड है। तो देखिए टोटल 52 कार्ड्स थे, एक कार्ड मिस कर रहा है, तो वो एक कार्ड लाल का भी मिस कर सकता था या फिर ब्लैक का मिस कर सकता था। तो मैंने ये दोनों सिचुएशन लिख दिए हैं। एक रेड कार्ड अगर मिस कर रहा है तो 25 रेड कार्ड होगा, 26 ब्लैक कार्ड होगा, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 51 कार्ड्स। या फिर ब्लैक कार्ड मिस कर सकता है, ब्लैक कार्ड मिस करेगा एक, तो 25 ब्लैक हो जाएंगे, 26 रेड। तो वो इस सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इस सिचुएशन से का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो हो तो ये भी सकता था, हो ये भी सकता था, तो बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। तो पहले 1 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 का, दोनों में से कोई भी हो सकता था, तो दोनों में से फर्स्ट नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। अब 13 कार्ड निकाले गए हैं, तो 25 रेड में से 13 कार्ड निकले हैं विच आर ऑल रेड, तो टोटल 25 में से 25 रेड में से 13 रेड कार्ड निकालने का टोटल तरीका 25C3, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम। 51 में से 13 कार्ड निकालने का टोटल तरीका 51C13, तो ये हो गया मेरा टोटल सैंपल स्पेस। तो फर्स्ट के होने की प्रोबेबिलिटी ये पूरी हो गई। सेकंड के होने की प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड चांस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2। अब इसमें से 26 रेड है, तो 26 रेड में से 13 रेड निकलने के टोटल तरीके कितने होंगे 26C13, नहीं। और सैंपल स्पेस कितना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा सैंपल स्पेस से, तो 51C13, तो ये दोनों वैल्यू मिल गए।
और निकालना किसका है, 2 वाले का। तो बेस थ्योरम से कितना हो गया, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, और निकालना 2 का है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। कोई दिक्कत है नहीं। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन करता है, अ मैन हैज 3 कॉइन ए बी सी, ए इज फेयर कॉइन, मतलब ए कॉइन में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है। बी इज बायस्ड, बी जो है बायस्ड है। बायस्ड मतलब वो एक तरफा खेल खेलेगा, एक तरफा ज्यादा खेलेगा, एक ही तरफ नहीं खेलेगा, एक को ज्यादा देगा प्रोबेबिलिटी। तो उसमें कह रहा है कि बी में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो बी में टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, एंड सी इज ऑल्सो बायस्ड। अब सी इज ऑल्सो बायस्ड जिसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। इफ 1 कॉइन इज सेलेक्टेड एंड टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को लेकर 3 बार टॉस किया गया, तो पता चला कि 2 हेड और 1 टेल दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉइन 1 था। तो ऐसा हो सकता था कॉइन 1 को लेकर टॉस किया हो, कॉइन 2 को लेकर टॉस किया हो, कॉइन 3 को लेकर टॉस किया हो, ठीक है, किसी को भी लेकर टॉस किया होगा, लेकिन आया क्या है, 2 हेड 1 टेल आया है। तो यहां लिख दिया गया। तो 2 हेड और 1 टेल कैसे कैसे आ सकते थे, एक पहले ए कॉइन से आ सकता था 2 हेड 1 टेल, बी कॉइन से भी 2 हेड 1 टेल आ सकता था, सी से भी आ सकता था। बोला क्या है, ए से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, तो हेड 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 हेड, ये हेड का, ये हेड का, और ये टेल का, हेड टेल हेड, ये हेड का, टेल का हेड का, और ये टेल का हेड का हेड का, ये तीनों ऐड कर दिया है। उसी तरह सेकेंड वाले कॉइन में, बी वाले कॉइन में हेड के आने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, बी वाले कॉइन में टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो यहां लिख देंगे हम हेड हेड टेल का, हेड का 2/3 2/3 1/3 2/3 1/3 2/3 1/3 2/3 2/3, ये ऐड कर देंगे। उसी तरह यहां पर भी 1/3 1/3 2/3 1/3 2/3 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 3/8 ऊपर लिख देंगे, अपॉन इस तीनों को ऐड करके हम नीचे डिवाइड कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम से आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो जो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और जो असाइनमेंट्स वगैरह है वो मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, आप सभी वहाँ से रिफ़र कर लेंगे। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट।